हेलो फ्रेंड्स, आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो ये है लद्दाख के लोगों की डिमांड जो कि वो सरकार से कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि लद्दाख के लोग इस तरह की डिमांड कर क्यों रहे हैं और 6th शेड्यूल में इंक्लूड हो जाने से ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है लद्दाख के लोगों की जो कि सॉल्व हो जाएगी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी एरिड और ड्राई है और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है और इसीलिए लद्दाख में पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत रहती है और इसीलिए लद्दाख के लोगों ने अपने आप को इन परिस्थितियों में ढाल लिया है कि वो अपनी दिनचर्या में कम से कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। जहां बाकी शहरों में एक इंसान एक दिन में ऑन एन एवरेज 200 से 250 लीटर्स तक वाटर कंज्यूम कर लेता है, वहीं लद्दाख के लोग सिर्फ 5 लीटर पानी में ही अपना एक दिन निकाल लेते हैं। आज की डेट में लद्दाख के लोगों के लिए जो मेजर सोर्स ऑफ वाटर है वो है वहाँ के ग्लेशियर्स। गर्मियों के महीने में जब ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू होते हैं तो यहाँ की ज़्यादातर रिवर्स और स्ट्रीम्स को इन्हीं से पानी मिलता है और इसी पानी को अलग अलग तरह से स्टोर किया जाता है ताकि यहाँ के लोग उसे पूरे साल यूज़ कर पाएँ। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लद्दाख और लद्दाख के लोग इन ग्लेशियर्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। बट पिछले कुछ समय से यहाँ के ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं और अगर ग्लेशियर्स इतनी तेज़ी से मेल्ट होते रहेंगे तो 70-80 सालों के अंदर अंदर 1/3 ग्लेशियर्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। यानी लद्दाख के ग्लेशियर्स खतरे में हैं और इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और दूसरा कारण जो कि सोनम वांगचुक और यहाँ के लोग बता रहे हैं वो है यहाँ पर हो रही इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लद्दाख के लोग इन एक्टिविटीज़ को रोक क्यों नहीं पा रहे। देखिए, लद्दाख के लोग अपने बीच से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो कि लद्दाख हिल काउंसिल को फॉर्म करते हैं। ये एक सेमी ऑटोनोमस गवर्निंग बॉडी है जो कि लद्दाख के लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए काम करती है। अब यहाँ पर ना सिर्फ लद्दाख के लोग बल्कि लद्दाख हिल काउंसिल के मेंबर्स भी ऐसा चाहते हैं कि लद्दाख में हो रही इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ को तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे लद्दाख के ग्लेशियर्स ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। बट आपको पता है कि लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटरी है और किसी भी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। यानी लद्दाख को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और लद्दाख हिल काउंसिल द्वारा लिए गए फैसलों को LG या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आसानी से ओवर रूल किया जा सकता है, यानी पलटा जा सकता है। इसी वजह से लद्दाख हिल काउंसिल चाहते हुए भी लद्दाख रीजन में हो रही इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ को नहीं रोक पा रही है। और यही कारण है कि लद्दाख के लोग चाहते हैं कि लद्दाख के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ पर ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं, ऐसे ट्राइबल एरियाज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। यही डिमांड है लद्दाख के लोगों की। बट क्वेश्चन ये है कि अगर लद्दाख के इन ट्राइबल एरियाज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया तो इससे क्या बदल जाएगा। तो इससे होगा ये कि लद्दाख के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। इन 30 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 26 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि यहाँ के लोकल लीडर्स ही होते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल मैटर्स हैं, खासकर लैंड यूज़ को रेगुलेट करने से रिलेटेड या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ और कंट्रोल करने से रिलेटेड, इन सब मैटर्स को यहाँ की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही तय करेगी। यानी यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स तय करेंगे कि उनके डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना होगा और कितना नहीं। तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए तो यहाँ पर हिल काउंसिल की जगह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ जाएगी, जो कि सेमी ऑटोनोमस नहीं बल्कि ऑटोनोमस है और ये पूरी तरह से सक्षम होगी कि अपने एरियाज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ को आसानी से रोक पाएगी। और इनको ऐसा करने से सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A में ऐसा कहा गया है कि सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज भी इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में बिना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अप्रूवल के अप्लाई नहीं किए जा सकते।
आई एम श्योर कि आप समझ पाए होंगे कि लद्दाख के लोग क्यों चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए और क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग भी अपनी हैबिट्स को चेंज करें और क्लाइमेट के प्रति सेंसिटिव हों। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आप लद्दाख के लोगों की डिमांड से सहमत हैं या फिर नहीं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6th शेड्यूल को क्यों इंक्लूड किया गया है और इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं। देखिए, हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में टोटल 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर जो भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन्हें 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ कंसीडर किया गया है। बट ऐसा नहीं है कि ये कैटेगराइजेशन आज़ादी के बाद ही हुआ है। इनफैक्ट आज़ादी से पहले नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो भी हिली ट्राइबल एरियाज़ थे उन्हें बैकवर्ड ट्रैक्ट्स कहा गया था और ये क्लासिफिकेशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसके बाद इन बैकवर्ड ट्रैक्ट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में। और ये क्लासिफिकेशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। और ब्रिटिशर्स इन एरियाज़ को स्पेशली अपॉइंटेड ऑफिसर्स द्वारा एडमिनिस्टर किया करते थे। और जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इसके लिए 1946 में एक कमेटी बनाई गई इन एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिकमेंडेशन के लिए। इस कमेटी का नाम था बॉर्डोलोई कमेटी। और ये जो बॉर्डोलोई कमेटी थी ये बेसिकली एक एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन ट्राइबल एरियाज़ की एक सब कमेटी थी। और ये एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी 1946 में। इस कमेटी ने अपनी इन रिकमेंडेशंस में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इन एरियाज़ को ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन देने की बात की और इसी से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244A ऐड किया गया, जिसके हिसाब से आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम इन 4 स्टेट्स में जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं उनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई और कहा गया कि इन ऑटोनोमस एरियाज़ के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो या फिर इनके नाम को चेंज करना हो तो ये पावर गवर्नर के पास होगी। इसी के साथ साथ इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की भी बात की गई। कहा गया कि इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 4 को गवर्नर नॉमिनेट करेंगे और बाकी के 26 मेंबर्स इन एरियाज़ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। और मान लीजिए कि अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा ट्राइब्स हैं तो ऐसे केसेस में एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को मल्टीपल रीजनल काउंसिल में भी डिवाइड किया जा सकता है और ये डिवीज़न भी गवर्नर द्वारा ही किया जाएगा। अब बात करते हैं रीजनल काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर्स की। तो इन्हें काफ़ी इलेबोरेट लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल पावर्स दी गई हैं। हम इन पावर्स को एक एक करके देखेंगे। शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव पावर्स से। यहाँ पर कहा गया है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में प्राइमरी स्कूल्स, रोड्स और मार्केट जैसी चीज़ों को इस्टेब्लिश, मैनेज और मेंटेन करने की पावर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास होगी। और अगर हम इनकी लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ये लॉज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल वाटर, मैरिजेज एंड डिवोर्स, प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल कस्टम से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास लॉ बनाने की पावर होती है। हालांकि ये लॉ एप्लीकेबल तभी माना जाता है जब इस पर गवर्नर के एक्सेंट हों। और हाँ, इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में यूनियन लॉ और स्टेट लॉ एप्लीकेबल होंगे या नहीं, इसके लिए कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अप्रूवल मैंडेटरी होगा। इसके अलावा अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहे तो किसी मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन को भी सजेस्ट कर सकती है, जिसके बेस पर उन लॉज को मॉडिफाइड फॉर्म में इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया जा सकेगा। आप अगर इसे शेड्यूल्ड एरियाज़ से कंपेयर करें तो शेड्यूल्ड एरियाज़ में ये पावर गवर्नर के पास होती है। तो हम यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यूनियन लॉ या फिर स्टेट लॉ बिना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अप्रूवल के इन एरियाज़ में अप्लाई नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जुडिशियल पावर्स की। बेसिकली इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राइब्स से रिलेटेड केसेस को हैंडल करने के लिए विलेज काउंसिल या कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करना है तो ये इस्टेब्लिश करने की पावर भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास है। हालांकि इन केसेस के ऊपर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा या नहीं ये स्पेसिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर। तो ये थी डिटेल्स ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।